हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड पर स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षा जो कि हमने पिछली वीडियो में विज्ञान के 2 चैप्टर का एनालिसिस किया था और उनको हमने टॉपिक बाय टॉपिक देखा था और क्वेश्चन आंसर भी किया था। आज हम क्या करेंगे, तीसरा चैप्टर देखेंगे जो कि धातु तथा अधातु। चैप्टर का नाम हमारा है धातु तथा अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए शुरू करते हैं आज के इस विषय को। देखते हैं कि शार्ट रिवीजन में हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। देखिए, धातु अधातु में क्या टॉपिक दिया है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी दिया है। पहले क्या दिया है कि भौतिक गुणों के आधार पर तत्वों के 3 वर्गों अर्थात धातु, अधातु और उपधातु में वर्गित किया गया है। ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये कोई भी रिएक्शन होता है तो ये जरूर पालन होता है इस नियम का। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है, ये देखिए पूरा सही से लिखना होगा हमें। अथवा सक्रियता श्रेणी कहते हैं। दूसरे शब्दों में धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी अथवा सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यह श्रेणी निम्नवत है। ये सब विषय बुक की चीज़ है, बुक पढ़ेंगे हम आने वाली वीडियो में तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। देखिए श्रेणी क्या है। श्रेणी ये घटते हुए क्रम में है। जैसे हमारा पोटेशियम, बेरिलियम, सीजियम, कैल्शियम, ऐसे है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, कैडमियम, निकिल, एंटीमनी इसको बोलते हैं, एसेंटिन होता है। उसके बाद हाइड्रोजन, कापर, हाइड्रोगेरियम, ये सोना है, Ag और प्लेटिनम और आरम, पारा, चांदी। ये सोना, ये चांदी है। ठीक है। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? सोना। Au सोना, आरम मतलब सोना होता है, लैटिन भाषा है। इस श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस धातु की क्रियाशीलता जितना अधिक होती है वह उतनी सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, अर्थात वह उतनी जल्दी क्रिया कर लेता है दूसरे तत्वों के साथ। इस श्रेणी में पहले ऊपर वाले धातु अर्थात अधिक क्रियाशील धातुओं के बाद वाली धातुएं कम क्रियाशील हैं, उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं, मतलब नीचे वाली क्रिया को विस्थापित कर देगी। हाइड्रोजन के ऊपर वाली धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। श्रेणी में धातु का स्थान उतना ऊपर होता है, उसकी अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। जितना ऊपर रहेगा उतना जल्दी हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। इस श्रेणी में शीर्ष पर स्थित धातुएं जैसे लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ आदि अधिक क्रियाशील होने के कारण ठंडे जल के साथ क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। ठीक, ये देखिए अम्लराज, एक्वारिजिया। अम्लराज किसे कहते हैं? शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा शांत नाइट्रिक अम्ल HNO3 का वह मिश्रण जिसमें आयन के अनुपात 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, अम्लराज कहलाता है। यह सध्रुव होता है तथा इसकी प्रकृति संक्षारक होती है। यह उत्कृष्ट अक्रिय धातुओं जैसे सोना तथा प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखता है। इसको कहते हैं क्या हम? एक्वारिजिया। अब आते हैं हम अयस्क। बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा अयस्क। वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण सुगमता तथा मितव्ययता के साथ किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हार्न सिल्वर हो गया, AgCl, कार्नेलाइट हो गया, ये सब क्या है? ये अयस्क है। इससे हम क्या निकालते हैं? धातु खनिज प्राप्त करते हैं। ठीक है। अतः स्पष्ट है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। किसी धातु के एक से अधिक अयस्क हो सकते हैं। यह धातु को प्राप्त करने के स्थान, प्राकृतिक वातावरण, किसी विशेष खनिज की
पृथ्वी में उपलब्ध मात्रा एवं क्या होता है, उपलब्ध मात्रा एवं उस स्थान में उपलब्ध संसाधन आदि पर निर्भर करता है। अयस्कों को उनके यौगिक की प्रकृति के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला जैसे हमारा है ऑक्साइड, ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड में क्या होता है हमारा, बॉक्साइट, कोरंडम, क्यूप्राइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, जिंकाइट, ठीक है। ये सब क्या अयस्क हमारे हैं जो ऑक्साइड रूप में रहते हैं। कार्बोनेट के रूप में कौन में मिलता है हमें, कैलेमाइन, सिरुसाइट, लाइमस्टोन, सिडेराइट, ये सब क्या है अयस्क हैं। इनसे हम जैसे सिडेराइट से फेरस प्राप्त करते हैं, कैलेमाइन से जिंक प्राप्त करते हैं। फिर होता है सल्फाइड, कॉपर पायराइट, अर्जेंटाइट, जिंक प्लेट और सिनेबार। सिनेबार क्या हमेशा पूछता है, पारा का कौन सा अयस्क है, तो सिनेबार। और आयरन पायराइट। और चौथा प्रकार का हमारा कौन सा अयस्क है, क्लोराइड प्रकार का है, जिसमें हार्न सिल्वर, कर्नेलाइट आदि पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ एक चरणबद्ध तरीके से बताया है। धातुओं के निष्कर्षण द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने के कई चरण होते हैं, चरणबद्ध ढंग से बताया गया हमें है। ठीक है, देखिए अयस्क का अयस्क का हम सांद्रण करेंगे, उसको क्या करेंगे, उच्च अभिक्रिया यहाँ सांद्रण करने के बाद उच्च अभिक्रियाशीलता धातुएं जो होती हैं उनको अलग करते हैं। फिर मध्य अभिक्रियाशील जो है उनको अलग करेंगे। फिर निम्न अभिक्रियाशील 3 श्रेणियों में अलग कर देते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये क्या हुआ अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। और ये जिंक हुआ, फेरस हुआ, ब्लेड हुआ, ये सब क्या है, ये कम क्रियाशील है। कापर, आराम और चांदी ये सब क्या है, ये सब निम्न कभिक्रिया में बहुत कम क्रिया करती हैं। तो उच्च वाले क्या करते हैं, गलित धातु का विघटन करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। मध्यम वालों के क्या करते हैं हम, इसका निस्थापन और भर्जन 2 अभिक्रियाएं होती हैं वो करते हैं। मध्य अभिक्रियाशील धातु जैसे फेरस वोरस प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका निस्थापन, अयस्क कार्बोनेट होगा तो निष्पादन करेंगे, सल्फाइड होगा तो भर्जन करेंगे। उसके बाद धातु का ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा, धातु का ऑक्साइड का अपचयन करेंगे, अपचयन के बाद धातु का शोधन करने के बाद में शुद्ध धातु प्राप्त होगी। ये निम्न क्रियाशील वाले में सीधा ये प्राप्त होता है। मुक्त अवस्था में कभी भी पूछता है तो क्या, सोना मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है। सल्फाइड अयस्क करेंगे, उसका भर्जन, धातु परिष्करण। एक धातु का हो गया चरण था। अयस्कों का सांद्रण, सांद्रण मतलब समृद्धिकरण कैसे करते हैं। ठीक, अयस्क से अनावश्यक पदार्थों जैसे गैंग, उनमें जो त्रुटि है का पृथक्करण समृद्धिकरण या अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क में गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क तथा गैंग के भौतिक तथा रासायनिक गुणों पर आधारित होती है। मतलब कौन सा उसमें गैंग, मतलब कौन सा उसमें अशुद्धि है, उसको कैसे निकालेंगे, ये उसमें जो अशुद्धि के अनुसार ही उसका नियत करते हैं। कम सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण, देखिए कम सक्रिय धातु जो हमें प्राप्त होते हैं वे धातुएं बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सिनेबार हुआ, सिनेबार मरकरी का एक अयस्क है। जब इसे वायु में गर्म करते हैं तो यह सबसे अधिक मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदलता है तथा बाद में मर्क्यूरिक धातु परिवर्तित हो जाती है। सिनेबार HgS, इसको खुले में गर्म करेंगे तो क्या होगा, HgO टूट कर SO2 में बदलेगा। फिर और गर्म करेंगे HgO को तो वो भी टूट कर Hg अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तो कम क्रियाशील धातुओं का हो गया। दूसरा कम क्रियाशील में कॉपर ग्लास हो गया। कॉपर ग्लास जब इसे वायु में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है तथा ऑक्सीकृत उत्पाद शेष कॉपर ग्लास से क्रिया करके कॉपर धातु देता है। देखिए इसको गर्म करेंगे, इस खुले में ऑक्सीजन ऐसे उपलब्ध है, देने की जरूरत है नहीं, ऑक्सीजन लेगा फिर से टूटेगा, फिर इसको फिर से गर्म करेंगे, फिर टूटेगा तो क्या कॉपर निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा। अब देखते हैं मध्यम सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण। मध्यम अभिक्रियाशील जो होती हैं, प्रकृति में वे धातुएं प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड को भर्जन, बहुत ध्यान से देखना है, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं।
सल्फाइड के भर्जन द्वारा तथा कार्बोनेट को निस्थापन द्वारा, हम लोग देखे थे ऊपर, ऑक्साइड में परिवर्तित कर कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु को प्राप्त किया जा सकता है। जिंक के निष्कर्षण के समय निम्न रासायनिक अपक्रिया होती है। पहला हमारा क्या उनसे अपक्रिया है? भर्जन। पहला हमारा अपक्रिया है भर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ZnS हुआ, O2 में गर्म करेंगे तो क्या ZnO प्लस SO2 निकलेगा। अगली प्रक्रिया हमारा क्या? निस्तापन। ये सब प्रक्रिया बुक में बहुत अच्छे से समझी होती हैं, बुक हम लोग पढ़ेंगे। निस्थापन, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? निस्थापन कहते हैं। जैसे ZnCO3 का निस्थापन करना है, गर्म करेंगे हम इसको, ZnO प्लस CO2 में टूट जाएगा। तीसरा हमारा अयस्क ऑक्साइड का अपचयन, सी है। यह धातु ऑक्साइड अयस्क के धातु में परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह ऑक्साइड को गर्म करके की जाती है। ये हमारा है ZnO प्लस C, Zn प्लस CO, अलग हो गया Zn। कभी कभी उच्च क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम व कैल्शियम, एल्युमिनियम इत्यादि का प्रयोग अपचायक के रूप में होता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित करती हैं, क्योंकि ये क्या है? सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, इसीलिए क्या करते हैं? विस्थापित कर देती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा? हमें मैग्नीशियम अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की क्रिया द्वारा उत्पन्न आयरन का प्रयोग रेलवे पटरियों या मशीन के पुर्जों के दरारों को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाकर जुड़ जाएगा। एल्युमिनियम चूड़ के अपचायक के रूप में प्रयोग द्वारा धातु ऑक्साइड की अपक्रिया से धातु का निर्माण थर्मिट अपक्रिया कहलाती है। तीसरा हमारा पॉइंट है अत्यंत सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण, उच्च अभिक्रियाशीलता। विद्युत अपघटनीय अपचयन का प्रयोग इन धातुओं के लिए होता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। विद्युत अपघटनी अपचयन हमारा ये पॉइंट है। इन धातुओं के लवणों जैसे कि क्लोराइडों को द्रवित रूप में विद्युत अपघटित करते हैं। धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है तथा क्लोराइड एनोड पर मुक्त होती है। अपक्रिया जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो क्या करेगा? सोडियम अपचयन होगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका ऑक्सीकरण होगा। सामान्य रूप से एल्युमिनियम गलित एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से प्राप्त होता है। जैसे एल्युमिनियम हुआ, ये अपचयन हो रहा है, क्या है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऑक्सीकरण कर रहा है। ये देखिए मेन है धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण हम शोधन कैसे करते हैं, बराबर क्वेश्चन बनकर आता है। धातुओं को शोधन के चरण बताइए, ऐसे करके कौन कौन से प्रक्रिया अपनाते हैं। तो परिष्करण के लिए सबसे सामान्य विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। कॉपर, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इसका प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया देखिए, इसका प्रक्रिया है, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत का कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। जब विद्युत अपघटन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघटन से धातु आयन अपचयित होकर कैथोड पर
निक्षेपित हो जाती है। अशुद्धि एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती है तथा एनोड पंख कहलाता है। ठीक है, इसमें सीधा बनता है कि एनोड और कैथोड क्या होते हैं, कौन विद्युत पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है। तो कैथोड क्या होता है, कैथोड हमारा पॉजिटिव होता है, एनोड निगेटिव होता है, क्योंकि अशुद्धि के नीचे आ जाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है, कच्चे कॉपर के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में विद्युत अपघट्य अम्लीकृत कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोड कैथोड, कॉपर एनोड धनात्मक होता है। सॉरी, पीछे मैंने बताया था कैथोड और एनोड में, एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक। कॉपर एनोड कॉपर सल्फेट का वियोजन, ये रासायनिक अभिक्रिया देकर समझाया हमें। कॉपर सल्फेट है, CuSO4 को हम गर्म करने तो Cu और SO4 में टूट जा रहा है, तो Cu क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो क्या होगा, अपचयन होगा। एनोड Cu यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यहाँ ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ ऑक्सीकरण उसका हो जा रहा है। देखिए यहाँ कैथोड क्या है, ऋणात्मक है, एनोड हमारा पॉजिटिव है, सीधा यहाँ बनाकर दिखाया है। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है जो कि अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन में हम इसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, दोनों में विद्युत प्रवाह करते हैं, तो जो अशुद्धि होती है एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती है और सब पदार्थ को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम संक्षारण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होती है, क्योंकि हमेशा संक्षारण से क्वेश्चन बनता है पेपर में। धातुओं का उनकी सतह का वायु आर्द्रता अथवा रसायन जैसे अम्लों के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। नम वायु या आर्द्र वायु में खुला छोड़ देने पर अधिकांश धातुएं संक्षारित हो जाती हैं। संक्षारण एक मंद प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना, चांदी का मलिन हो जाना, कॉपर की सतह पर हरे रंग का परत जमना, ये सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। हम लोग लगातार एक प्रश्न आता है कि लोहे का बाट होता है, उसमें जंग लग जाएगा तो उसका क्या होगा, भार बढ़ेगा घटेगा, बराबर क्वेश्चन पूछे जाते थे। संक्षारण से सुरक्षा, कैसे हम सुरक्षा भाई संक्षारण से कैसे कर सकते हैं। पहला तो हम इसका क्या करेंगे, गलवीनीकरण करेंगे। ठीक है, एक शब्द है दलपन। आयरन की वस्तुओं के ऊपर जिंक धातु की जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रम को क्या कहते हैं, गलवीनीकरण कहते हैं। जिनका धातु की यह पतली परत लोहे की जंग लगने से बचाती है, क्योंकि आर्द्र वायु में खुला छोड़ने पर जिंक धातु संक्षारित नहीं होती। जिंक क्या है, रिएक्शन नहीं करेगा तो संक्षारित नहीं होगा। दूसरा हमारा टिन प्लेटिंग तथा क्रोम प्लेटिंग। टिन तथा क्रोमियम धातु संक्षारण रोधी होती हैं। जब लोहे की वस्तु पर टिन धातु की पतली परत को इलेक्ट्रो प्लेटिंग द्वारा निक्षेपित कर देते हैं तो आयरन तथा इस्पात वस्तुएं संक्षारण में से सुरक्षित हो जाती हैं। ठीक है, टिन का लेपन या क्रोम का लेपन भी करते हैं। देखते हैं ये नोट पॉइंट हमारा, जब धातुओं की सतह पर अन्य धातु की पतली परत विद्युत धारा की सहायता से चढ़ाया जाता है, इसके क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो प्लेटिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन में इलेक्ट्रो प्लेटिंग के बारे में बताइए, सीधा परिभाषा लिखेंगे और ये लिखेंगे कि विद्युत की सहायता से। अगला हम कैसे करेंगे कि धातुओं में मिश्र धातुओं को मिलाकर, यह धातु के गुणों में सुधार की विधि है। धातु क्या होती है, मजबूत हो जाती है, संक्षारण रोधी हो जाती है, जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाते हैं, मिलाकर क्या संक्षारण रोधी बना देते हैं। रंगाई करके, धातुओं के सतह के ऊपर अम्ल अवरोधक रंग से रंगाई करने पर वायु का रंगाई करके धातु की सतह को किसी अवरोधक रंग से रंगाई करने पर धातु वायु या किसी विलयन के प्रभाव से बच जाती है।
ठीक है। ग्रीस या तेल लगाकर हम लोग बहुत देखते हैं, ग्रीस व्रीस अपने घरों गाँव में लगाया जाता है। जब ग्रीस या तेल के लोहे की वस्तु की सतह पर लगा देते हैं तो नमी इसके संपर्क में नहीं आ पाती है, जिससे लोहे जंग से सुरक्षित हो जाते हैं। उदाहरण के लोहे के पुर्जों मशीनों को ग्रीस से पोत दिया जाता है। ठीक है, इस तरह के हम लोगों का आज तीसरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब अगली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको देखते रहिए। तब तक नमस्कार।